हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी में एज यूजुअल आप जी जान से लगे हुए होंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। और ये यूपी पीसीएस के लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 करंट अफेयर की सीरीज है, जिसमें अभी तक 450 टॉपिक्स 450 जो टॉपिक हैं वो कवर किए जा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो अगर हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे तो आप ऐसा कीजिएगा, 300 टॉपिक जो 300 टॉपिक है उसके बाद के सारे वीडियो जरूर देख जाइएगा, क्योंकि 300 टॉपिक के बाद जितने टॉपिक कवर किए गए हैं 300 नंबर के बाद वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले कम से कम आपको 3 से 4 वीडियो जरूर देख जाइएगा। इसके आगे जितने वीडियो आने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फ़िलहाल तो आज के वीडियो में और इसके बाद 1-2 वीडियो में तो मैं मार्च के करंट अफेयर कवर करूँगा, लेकिन इसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। मतलब उसमें खेल करंट अफेयर अलग होंगे, जितने भी सूचकांक हैं, रिपोर्ट हैं, उनके करंट अफेयर अलग होंगे, और जितने भी पुरस्कार हैं उनके करंट अफेयर अलग होंगे। तो ऐसे करके टॉपिक वाइज करंट अफेयर होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि वही करंट अफेयर इसमें उठाए जाएंगे जो यूपी पीसीएस में बार बार पूछे जाते हैं, जैसा यूपी पीसीएस आयोग बार बार सवाल पूछता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज लगाना शुरू नहीं किया है तो ये आप गलती कर रहे हैं, और क्योंकि अब समय आ गया है, 1 महीने जब बचते हैं लास्ट में तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम 20 से 25 टेस्ट दीजिए, हो सके तो कम से कम 2 कोचिंग के टेस्ट दीजिए, जिससे कि एक वैरायटी और डिफरेंस आपको मिल जाए। और हम अपने प्लेटफॉर्म पर, हम अपने इस चैनल पर भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जो एक बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आज का पहला टॉपिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक संगठन बनाया है, एक प्रकार का संगठन बनाया है, तो उसको ऑकस नाम दिया उन्होंने। तो ऑकस क्या है ये चर्चा में सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा AUKUS, ऑकस क्या है। तो आप इसमें पाएंगे कि AU जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और A जिसमें A है वो ऑस्ट्रेलिया है, और UK दूसरे नंबर पे UK दिख रहा है, तो ये UK मतलब वही ब्रिटेन है, और US मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये ऑकस जो है ये तीनों का संगठन है, ऑस्ट्रेलिया, UK और US का संगठन है। ये नाम से ही आपको देख के पता लग जाना चाहिए। और ये मुख्य रूप से चीन के विरुद्ध बनाया गया है। इसमें चूँकि US के पास और UK के पास जो तकनीक है पनडुब्बियाँ बनाने की, युद्धपोत बनाने की, तो उस तकनीक के तहत परमाणु संचालित जो पनडुब्बियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया को सौंपी जाएंगी। ठीक है ना। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने हिंद प्रशांत सागर है, यानी इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन और प्रशांत जो महासागर है, उसमें चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करने के लिए वर्ष 2030 के दशक की शुरुआत से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियाँ प्रदान करने की योजना का विवरण है इसमें, ऑकस में। ठीक है। और स्वतंत्र और खुले भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में समझौते को वर्ष 2021 के ऑकस साझेदारी में शामिल किया गया है। और इसके अलावा सितंबर 2021 में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हिंद महासागर और प्रशांत सागर में एक नई त्रिपक्षीय साझेदारी की है। इसी को ऑकस कहा गया है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि AUKUS है क्या, ऑकस क्या है। ठीक है। तो ऑकस जो है ये 3 देशों का संगठन है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है बोल्ड कुरुक्षेत्रा। क्या है बोल्ड कुरुक्षेत्रा? ये एक युद्ध अभ्यास है, और किसके किसके बीच है? तो ये सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच में है। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जोधपुर, राजस्थान में ये आयोजित हुआ था। इतना ही याद रखना है। ये छोटी सी 3 जो फैक्ट हैं, इतना याद नहीं है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, आपसे सीधे जैसे सवाल आएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा बोल्ड कुरुक्षेत्र क्या है, तो एक युद्धाभ्यास है। अगर से इसलिए पूछ लेगा कि चर्चा में रहा युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो ये सिंगापुर और भारतीय सेना के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ? जोधपुर में हुआ। बस ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। ऐसे सवाल यूपीपीसीएस खूब पूछता है, पहली महिला अधिकारी, पहली फाइटर पायलट, पहली मतलब कोई भी चीज़ पहली बार होती है भारत में तो वो यूपीपीसीएस जरूर पूछता है। और इसका मैंने आपको प्रूफ दिया था जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस किए थे। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कंफ्यूजन करने वाले आपको 3 और नाम दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी, ये नाम रखिएगा, याद रखिएगा, सालिजा धामी। इनका चयन पश्चिमी क्षेत्र यानी पाकिस्तान की बॉर्डर पे एक फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई के कमान संभालने के लिए किया गया है। मतलब अब एक महिला अधिकारी, एक महिला सैन्य अधिकारी युद्ध क्षेत्र में कमान संभालेंगी। तो पहले महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन सालिजा, ग्रुप कैप्टन सालिजा धामी। तो ये आपको याद रखना है। और वह पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी बनेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक का नाम है ला पेरोस। ऐसे नाम है जो आपको बहुत पहली बार सुनेंगे, आपको नाम देख के लगेगा कि यार ये तो कभी सुना ही नहीं है, ठीक है ना। तो लॉ पेरोस, ऐसे यूपीपीसीएस खूब नाम पूछता है। लॉ पेरोस क्या है? तो लॉ पेरोस अभी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ये एक बहुपक्षीय लॉ पेरोस मतलब अभ्यास है। जो लॉ पेरोस है ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है और इसका तीसरा संस्करण अभी हुआ था। तीसरा संस्करण जो है आयोजित हुआ था कब? 13 से 14 मार्च 2023 के बीच में। कहाँ पर? हिंद महासागर में। यही इम्पोर्टेंट है। एक बहुपक्षीय अभ्यास है, हिंद महासागर में आयोजित हुआ था। और इसमें किसने किसने भाग लिया था? ऑस्ट्रेलिया की नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारत की नौसेना, जापान की नौसेना और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका की नौसेना, इन सब ने इसमें भाग लिया था। और यह द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है और इसे फ्रांस की नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। यही मुख्य बातें हैं इसमें और कोई खास मुख्य बात नहीं है। लॉ पेरोस फ्रांस की नौसेना के द्वारा आयोजित किया जाने वाला बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसमें भारत की सेना ने भाग लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 इम्पॉर्टेंट है, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीपीसीएस इस पे सवाल कई बार पूछ चुका है। दिवस पे सवाल पूछता है, कुछ खास दिवस, ठीक है। तो 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ये आप सबको पता ही होगा। और ये क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए ये मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस बार इसकी थीम क्या निर्धारित की है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी जो थीम निर्धारित की गई है वो है डिजिटल ऑल। क्या नाम है? डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, ये इस बार महिला दिवस की थीम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का अगला टॉपिक है मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट। एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिसका नाम मेरापी है। ये कहाँ पर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इंडोनेशिया में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं और उनमें से मेरापी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस जो ज्वालामुखी है इसका उद्गार 2911 मीटर तक होता है और इसके निम्न भागों में सघन वनस्पतियों के साथ खड़ी ढलानें हैं और ये जावा द्वीप और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी याग्याकार्टा के पास में ही स्थित है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरापी ज्वालामुखी, बस इतना ध्यान रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा मेरापी ज्वालामुखी किस देश में है, बस यही पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का अगला टॉपिक है मेगा ट्रॉपिक्स वन उपग्रह। अभी इसे प्रक्षेपित नहीं किया गया है, ना ही ये कोई नया उपग्रह है, ये एक पुराना उपग्रह है। बस चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये अपनी जो कार्यकाल पूरा कर चुका था, ठीक है, अपना कार्यकाल जो अपनी सेवा है ये पूरी कर चुका था और पूरी करने के बाद ये अंतरिक्ष से, ये पृथ्वी है और ये अंतरिक्ष में यहाँ पर स्थापित था और ये अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी की ओर गिरा है। यानी इसको जब कोई उपग्रह ऐसा करता है अपनी सेवा पूरा करने के बाद वापस पृथ्वी की ओर वापस आ जाता है तो इसे पृथ्वी में इसका पुनः प्रवेश कहा जाता है।
ठीक है। तो जब कोई उपग्रह अपनी सेवा पूरी करने के बाद या किसी कारण से वापस पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसे पुनः प्रवेश कहा जाता है। तो मेगाट्रॉपिक्स 1 भी अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसने पृथ्वी की ओर पुनः प्रवेश किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा हाल ही में सेवा मुक्त किए गए मेगाट्रॉपिक्स 1 उपग्रह के नियंत्रित पुनः प्रवेश परीक्षण को सफलतापूर्वक किया गया। यानी कि ये होता नहीं है, ये करवाया जाता है। जब कोई उपग्रह अपनी सेवा पूरी कर देता है तो उसको वापस पृथ्वी में गिराया जाता है यानी वापस बुलाया जाता है। तो अभी इसरो ने ऐसा मेगाट्रॉपिक्स 1 के साथ किया है और इसको वापस बुलाया है। और तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह एक इंडो फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यानी कि ये जो सैटेलाइट है या उपग्रह है, इसको भारत और फ्रांस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों ने मिलकर बनाया था। और यह उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2011 में लॉन्च की गई थी। और इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वह संवहन प्रणालियों के जीवन चक्र को समझना और उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं मतलब एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वातावरण में ऊर्जा तथा नमी बजट के में उनकी भूमिकाओं को मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं या टेम्परेचर से रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं, आर्द्रता से रिलेटेड जितनी घटनाएं हैं, तथ्य हैं, उनको जानने के लिए इसको प्रक्षेपित किया गया था मेगाट्रॉपिक्स 1। तो बस यही जान लीजिए, ये भारत और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह था जो अभी वापस पृथ्वी पर बुला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का अगला टॉपिक है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट। यूपीपीसीएस रिपोर्ट और सूचकांक खूब पूछता है। पिछली बार 5 सूचकांक और रिपोर्ट पूछे गए थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी रिपोर्ट और सूचकांक छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए ताकि आपको मतलब कोई भी रिपोर्ट सूचकांक पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब दे सकें। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर, इनकी एक रिपोर्ट है कि स्वच्छ विद्युत संक्रमण के संदर्भ में भारत में कर्नाटक एवं गुजरात अग्रणी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए हाल ही में जारी की गई स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में कौन से राज्य ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, तो वो कर्नाटक और गुजरात है। ठीक है। और इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत पीछे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट कौन जारी करता है और किस राज्य ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और कर्नाटक और गुजरात ने इसमें टॉप किया हुआ है। बस ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। क्या है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। IQ एयर, कौन? एक संस्था है IQ एयर, इनके द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? IQ एयर नामक संस्था के द्वारा। तो इन्होंने बताया है कि वर्ष 2022 में PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली चौथे स्थान पर है। यानी कि जो अगर पूरे विश्व में PM 2.5 के मामले में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची बनाई गई है तो उन 50 शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है, ऐसा इन्होंने बताया है। और वर्ष 2022 में 131 देशों में भारत 8वें स्थान पर था। ठीक है ना। और जिसका जनसंख्या भारित औसत PM 2.5 स्तर पर 53.3 ग्राम पर मीटर क्यूब ऐसा था। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जारी किसने की है। ये IQ एयर नामक एक संस्था है, इसने जारी की है। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत में चौथे स्थान पर दिल्ली है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का अगला टॉपिक है वो है वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट। क्या है? वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2023। इसे किसने जारी किया है? बहुत महत्वपूर्ण संस्था ने जारी किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक ने इसको जारी किया है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी किया है। और इनकी जो ये वार्षिक रिपोर्ट है और इस वार्षिक रिपोर्ट की ये 9वां संस्करण है। ठीक है। और इस 9वें संस्करण में 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण किया गया है। तो विश्व बैंक ने जारी किया, ये इंपॉर्टेंट है। और रिपोर्ट में भारत ने क्षेत्रीय औसत से अधिक स्कोर किया है, मतलब अपने क्षेत्रीय जो स्तर पे औसत है उससे अधिक स्कोर किया है। यानी भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर है।
और रिपोर्ट ने भारत के संदर्भ में मुख्य व्यापारिक शहर मुंबई में कानून और विनियमों पर डेटा का उपयोग किया था। मतलब डेटा को का मतलब संग्रहण करने के लिए मुंबई में इन्होंने काम किया था। और भारत को आवागमन की स्वतंत्रता, महिलाओं के रोजगार संबंधी निर्णयों और विवाह प्रतिबंधों से संबंधित कानूनों हेतु उचित स्कोर प्रदान किया गया। यानी कि भारत में महिलाओं को रोजगार में, स्वतंत्रता के मामले में, अपने विवाह से संबंधित फैसले लेने में भारत में महिलाओं को आज़ादी काफ़ी हद तक है, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का अगला टॉपिक है सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। तो ऐसी कोई रिपोर्ट जारी हुई है, सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन नामक एक, ये चिल्ड्रन नहीं चिल्ड्रन है, और हाल ही में इसे जारी किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मोर देन अ बिलियन रीजन द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। तो ये जारी किया है यूनिसेफ और ILO ने। और इसके अनुसार 4 में से सिर्फ एक बच्चा, यानी भारत में 4 में से एक बच्चा सामाजिक सुरक्षा द्वारा परिरक्षित है, जबकि अन्य शेष बच्चे गरीबी, बहिष्करण और बहुआयामी अभाव के शिकार हो जाते हैं। यानी भारत में बच्चों की स्थिति खराब है, बच्चों को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है भारत में, ऐसा ये रिपोर्ट बता रही है। और चूंकि यूनिसेफ की रिपोर्ट है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसमें शामिल है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बस ये आप जान लीजिए, भारत की स्थिति इन्होंने खराब बताई है। अगला, अभी पुंछी आयोग फिर से चर्चा में आया है। पुंछी आयोग आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। पॉलिटी में पुंछी आयोग बताइए किस लिए मतलब महत्वपूर्ण है? तो ये केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग गठित किया गया था, वही है। तो अभी चर्चा में क्यों है? अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र राज्य संबंधों पर पुंछी आयोग की रिपोर्ट के संबंध में राज्यों से टिप्पणी मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। यानी कि पुंछी आयोग की जो सिफारिशें थी उनको लागू करने के लिए राज्यों से टिप्पणी मांगी गई है, इसीलिए फिर से चर्चा में आ गई है। तो आपको थोड़ा सा पुंछी आयोग के बारे में पता होना चाहिए, कुछ बातें जो कि पॉलिटी में आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, लेकिन फिर से एक बार आप देख लीजिए। पुंछी आयोग जो है ये 2007 में गठित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी थे। कौन? मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में एक आयोग गठित किया गया था केंद्र राज्य संबंधों पर, 2007 में। तो इम्पोर्टेंट क्या है? केंद्र राज्य संबंध 2007 में गठित करना, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो यही सब इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा आयोग ने क्या क्या बातें कही थी थोड़ा सा जान लीजिए। तो आयोग ने संघ और राज्यों के मध्य जो मौजूदा व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा की, साथ ही विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों, राज्यपाल की भूमिकाओं, आपातकालीन प्रावधानों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बारे में विभिन्न न्यायालयों के फैसलों की जांच एवं समीक्षा की थी। आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पुंछी आयोग बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए कि इसके बारे में, आपको इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का अगला टॉपिक है एकेडमिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट। एकेडमिक स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट, तो ये किसने जारी की है? तो वर्ष 2022 में भारत का एकेडमिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये जारी किया गया है ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें 179 देशों में नीचे को जो सबसे नीचे के 30% देश हैं उनमें भारत को स्थान दिया गया है। मतलब कि भारत की स्थिति खराब बताई गई है। और ये जो रिपोर्ट है इसे ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक समय श्रृंखला डेटाबेस के एक हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसे किसने जारी किया है। तो ये ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। मैं कोई भी रिपोर्ट छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए छोटी छोटी रिपोर्ट, खासकर फरवरी और मार्च की कोई रिपोर्ट नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए छोटी छोटी रिपोर्ट हर रिपोर्ट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हाल ही में अनुच्छेद 142 चर्चा में रहा है। जब आप पॉलिटी रिवाइज करेंगे तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, उसमें अनुच्छेद 142 भी मिलेगा। तो 142 क्यों चर्चा में है?
अनुच्छेद 142 चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला सुनाया है कि 10 वर्ष के अनुभव वाले वकील, ऐसे वकील जो 10 वर्ष तक प्रैक्टिस कर चुके हैं, और पेशेवर राज्य उपभोक्ता वकील जो ऐसे वकील जो 10 वर्ष तक प्रैक्टिस कर चुके हैं और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग एवं जिला मंचों के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। ठीक है, तो ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। तो ऐसा फैसला देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किसने दिया है? तो ये अनुच्छेद 142 ने दिया है। कैसे? अनुच्छेद 142 क्या है? अनुच्छेद 142 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। आप अगर शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो अनुच्छेद 142 है सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्तियां और पूर्ण न्याय की शक्तियां। ठीक है, तो अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति और पूर्ण न्याय की शक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। आज का अगला टॉपिक मैंने करंट अफेयर में देखा कि अभी पंचायती राज काफ़ी चर्चा में है। पंचायती राज संस्थाएं क्यों? क्योंकि 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था और 93 में पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 1993 के हिसाब से देखा जाए तो आज 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 30 साल इस संविधान संशोधन कंप्लीट, यानी पंचायती राज को 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब भी किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार के बदलाव को, परिवर्तन को 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 75 साल या 100 साल पूरे होते हैं तो वो उस पर सवाल बनता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी हाल ही में 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू हुए 30 साल हो चुके हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप पूरी जब पॉलिटी रिवाइज कीजिएगा तो उसमें पंचायती राज संस्थाओं को अच्छे से पढ़िएगा। जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद बार बार रिवाइज कीजिएगा। 243 ए से लेकर 243 जेड जी तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें वित्त आयोग का अनुच्छेद हो, वो चाहे महिलाओं के आरक्षण का अनुच्छेद हो, और जितने भी राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है, ये सारे अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत ABC, ZG और ऐसे PO करके है, तो इसलिए ये याद नहीं रहते हैं। इसलिए आपको मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूँ। और इससे संबंधित जितने भी आयोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो बलवंत राय मेहता आयोग हो, अशोक मेहता समिति हो, चाहे वो थुंगन समिति हो, ठीक है ना, GV के राव समिति हो, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ जाइएगा। मैं बस आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये इकोनॉमी का टॉपिक है। और क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से अंतिम मंजूरी मिल गई है। सेबी ने NSE को ये मंजूरी प्रदान कर दी है कि आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित कर सकते हैं। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता से धन जुटाने में मदद करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाजार से पैसा उठाने के लिए अपने शेयर जारी करती हैं, तो उनके लिए तो BSE और NSE हैं शेयर बाजार में। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य करती हैं, जो समाज में देखभाल के काम, समाज में भलाई के काम करते हैं, तो उनको पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सामाजिक सुरक्षा प्लेटफॉर्म यानी सोशल सिक्योरिटी एक्सचेंज बनाया गया है। इस पर ऐसी संस्थाएं अपने शेयर स्टॉक जारी कर सकती हैं और पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। ये बस आपको पता होना चाहिए। यह उद्यमों होती उनकी सामाजिक पहलों के लिए वित्त व्यवस्था करने, दृश्यता हासिल करने और फंड जुटाने के उपयोग के बारे में बढ़ी हुई पारदर्शिता प्रदर्शित करने हेतु एक माध्यम के रूप में काम करेगा। तो ये आपने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना। तो हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रोडमैप प्रदान करने के लिए MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना शुरू की है।
तो किसने जारी किया है, यही इम्पोर्टेंट है। तो इसे हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जारी किया है। एमएसएमई प्रतिस्पर्धी योजना, बस आपसे सवाल पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रही एमएसएमई प्रतिस्पर्धा लीन योजना किस मंत्रालय ने जारी की है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जारी की है। और क्यों जारी की है? तो इसका उद्देश्य है गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलने तथा उन्हें विश्व स्तर के निर्माताओं में बदलने की क्षमता में सुधार करना। ठीक है, तो ये रहा ये टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है महिला T20 विश्व कप 2023। जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो 2023 कहाँ पर हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। किसने जीता, ये इम्पोर्टेंट है। किसको फाइनल में हराकर जीता, ये इम्पोर्टेंट है। और भारत की क्या स्थिति, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सारे चीज़ें इसमें कवर किया गया है। तो महिला T20 विश्व कप 2023 ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, ये जान लीजिए। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप 6वीं बार जीता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और भारत की क्या स्थिति, तो भारत सेमीफाइनल में ही ऑस्ट्रेलिया से हार के बाहर हो गया था। तो ये आज का 468वां टॉपिक था। अगला टॉपिक है भारत यूके पेशेवर योजना, इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम अभी चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में है कि हाल ही में यूके ने युवा जो पेशेवर हैं यानी काम करने वाले लोग हैं भारत के, उनके लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है। और इस योजना के तहत भारत के 18 से 30 साल के जो उम्र के युवा हैं उनको भारतीय नागरिक 2 साल, ऐसे भारतीय नागरिक 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जो 18 से 30 साल की उम्र के हैं वो ब्रिटेन में 2 साल तक रह के काम कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि यह योजना उनके परिवार के सदस्यों के लिए नहीं है, केवल वो युवा ही ब्रिटेन में जा सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है यंग प्रोफेशनल स्कीम किसने शुरू की है और किसके लिए शुरू की है। तो यूके ने शुरू की है और भारत के 18 से 30 साल के जो युवा हैं उनके लिए शुरू की है। अगला जो टॉपिक है भारत का पहला मरीना। भारत में कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और भारत का पहला मरीना जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है, क्यों स्थापित किया जा रहा है और मरीना क्या है। तो मरीना जो है वो छोटी नावों और नौकाओं के आनंद के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई जगह है। यानी कि एक ऐसी जगह बनाई जाएगी जहाँ पर छोटी छोटी नावों में लोग मतलब पानी में सैर कर सकेंगे, उसका लुत्फ उठा सकेंगे, तो उसको मरीना कहते हैं। तो अभी हाल ही में इसे कहाँ पर पहले भारत में पहला मरीना कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि भारत का पहला जो मरीना है वो कर्नाटक के उडुपी जिले के बिंदूर में बनाया जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा, कर्नाटक के उडुपी जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। अभी 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप कहीं पर खोजा गया है। कहाँ खोजा गया है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, अगर आप पुरी गए होंगे, जगन्नाथ मंदिर के पास में एक वहाँ पर थोड़ा सा पहाड़ी एरिया, थोड़ा सा वहाँ पर खुदाई होती है। तो वहाँ से जो पत्थर लाए जाते हैं उससे जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो वहाँ पर 1300 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप मिला है। ठीक है ना, पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पास। और खनन कार्य के दौरान ये स्तूप की खोज की गई थी। और ये खोजा गया जो स्तूप है वो 4.5 मीटर लंबा है और ऐसा माना जा रहा है कि 7वीं से 8वीं शताब्दी का है। तो बस आपको इतना ही बताना है कि हाल ही में 1300 साल पुराना एक बौद्ध स्तूप खोजा गया है। ये कहाँ पर खोजा गया है, तो आपको उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के पास ये खोजा गया है, इतना पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, रायसीना डायलॉग। अगला टॉपिक रायसीना डायलॉग है। रायसीना डायलॉग का अभी 8वां संस्करण मार्च 2023 में आयोजित किया गया। रायसीना डायलॉग जो है वो भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। इसमें होता ये है कि बहुत जितने भी देश हैं, बहुत सारे देशों को आमंत्रित किया जाता है, कई सारे एनजीओ को, जो बहुत सारे मतलब चर्चित हस्तियां हैं उनको वहाँ पर बुलाया जाता है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ये भारत का रायसीना डायलॉग है। ठीक है, रायसीना के बारे में आप जानते होंगे, रायसीना हिल्स ये हमारे दिल्ली में स्थित है और रायसीना पहाड़ियाँ, और उसमें हमारा राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो उसी के नाम पर ये रायसीना डायलॉग स्थापित किया गया। तो पीएम मोदी ने इस डायलॉग का उद्घाटन किया था और विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसका मेजबानी की जाती है, यानी इसको
मतलब चलाया जाता है। और ये जो संवाद है, एक प्रकार का इसमें डिबेट होता है, संवाद होता है, चर्चा परिचर्चा होती है। यह संवाद भू रणनीति और भू राजनीति पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और रायसीना डायलॉग जो 2023 है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली के प्रधानमंत्री हैं। ये मुख्य अतिथि के रूप में इस बार आई थी। तो रायसीना डायलॉग 2023 की थीम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम है। याद रहे तो अच्छी बात है। बाकी मुख्य अतिथि आप याद रखिएगा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये याद रखिएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आज का हमारा अगला टॉपिक है संत सेवालाल महाराज। संत सेवालाल महाराज अभी चर्चा में है। तो संत सेवालाल महाराज ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में काफ़ी चर्चित हैं और इनकी हर साल जयंती मनाई जाती है। लेकिन इस साल इनकी जो जयंती है वो राष्ट्रीय स्तर पर मनाई गई। संत सेवालाल महाराज की जयंती पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है। और इस वर्ष संत सेवालाल जी की 284वीं जयंती है। केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है द्वारा इसका मतलब अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कई सारे आयोजन किए जाते हैं और उसी आयोजन के तहत संत सेवालाल जी की जो जयंती है वो भी आयोजित की गई है। तो जो संत सेवालाल महाराज हैं, ये एक आध्यात्मिक नेता और बंजारा समुदाय के समाज सुधारक हैं। यही मेन इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में संत सेवालाल महाराज जी की 284वीं जयंती मनाई गई, ये कौन है या फिर ये मतलब अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये संत सेवालाल जो है ये बंजारा समुदाय के समाज सुधारक हैं और एक आध्यात्मिक नेता है। और ये कर्नाटक महाराष्ट्र के जो क्षेत्र में जंगलों में क्षत्रिय बंजारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे, ये इसलिए चर्चा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और हमारा आज का अगला टॉपिक है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन क्या है? ये इसरो के द्वारा अभी इसका सफलतापूर्वक सफल परीक्षण किया गया है। और ये क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो रॉकेट ईंधन और ऑक्सीडाइजर का उपयोग करता है। मतलब आपने जो रॉकेट देखे होंगे जो उपग्रहों को ऊपर ले जाते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के इंजन लगाए थे। लेकिन जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ना, वो सीधे ऑक्सीडाइजर का उपयोग करके ऑक्सीजन का उपयोग करता है और ईंधन को जलाता है और बहुत तेजी रफ्तार से बहुत भारी से भारी उपग्रहों को भी, रॉकेट को भी ऊपर ले जाने में सक्षम होता है। तो अभी इसका सफल परीक्षण किया गया है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का इसरो के द्वारा। और अगले जो चंद्रयान मिशन है उसमें LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है हमारा, उसका जो 3 है उसमें ये क्रायोजेनिक इंजन लगाया जाएगा और उसको शक्ति प्रदान करने में सहायक होगा। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये किसने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया है और ये कहाँ पर उपयोग किया जाएगा। तो ये चंद्रयान मिशन में इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की और हमारा आज का अगला और आखिरी टॉपिक है जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र अभी चर्चा में क्योंकि ये पुरानी योजना है और बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जो जन औषधि परियोजना है, इसके तहत 9082 जन औषधि केंद्र यानी 9000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और 2023 के दिसंबर महीने तक मतलब 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य घोषित किया गया है। और भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत कब की थी? तो ये 2008 में, नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी, माफ़ कीजिएगा, और ये शायद 2018 है, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई ताकि सभी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। और इस पहल में भारत भर में जन औषधि केंद्र खोले जाने शामिल हैं और सस्ती जेनरिक दवाओं की सर्जिकल वस्तुओं की पेशकश करते हैं। मतलब सस्ती दवाइयाँ आपको इन जन औषधि केंद्रों पर मिल जाएंगी। ये जन औषधि केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो ये आज के कुल 25 टॉपिक थे और मिलते हैं अगले 25 टॉपिक्स में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मार्च के करंट अफेयर मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर इस बार PCS में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आखिरी तक पूरा वीडियो देखा कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।